आज है 25 दिसंबर गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम देश और दुनिया की उन खबरों पर नज़र डालेंगे जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी हैं। आज की सबसे बड़ी चर्चा क्रिसमस के दो अलग अलग चेहरों पर है। एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर शांति का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में कट्टरपंथी संगठनों ने तोड़फोड़ और हिंसा का नंगा नाच किया। इसके अलावा हम बात करेंगे अरावली पहाड़ों की नई परिभाषा पर छिड़े सियासी संग्राम की, जिसने खनन माफियाओं के लिए रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही ओडिशा और उत्तराखंड से आई नफरती हिंसा की खबरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भीड़तंत्र अब कानून से ऊपर हो गया है। अंत में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया का पतन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये दशकों पुरानी एक सड़न का नतीजा है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस साल भारत में क्रिसमस का त्यौहार दो बिल्कुल विपरीत छवियों के बीच मना। देश की राजधानी दिल्ली में एक अलग तस्वीर थी, जबकि भाजपा शासित राज्यों में हकीकत कुछ और ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचकर मोमबत्तियां जलाईं और प्रभु यीशु के शांति संदेश को साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में सद्भाव को मजबूत करें। चर्च के पादरी रिवरेंड डॉक्टर मनोज जेसुदासन ने इसे भारत की बहुलवादी संस्कृति का प्रतीक बताया। लेकिन प्रधानमंत्री के इस शांति संदेश के ठीक उलट जमीनी हकीकत भयावह रही। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्मांतरण के विरोध में बवाल काटा। करीब 100 लोगों की भीड़ एक मॉल में घुस गई और जय श्री राम के नारे लगाते हुए सांता क्लॉज की मूर्तियों को तोड़ दिया। असम के नलबाड़ी जिले में तो क्रूरता की हदें पार हो गईं। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल में घुसकर क्रिसमस की सजावट को आग के हवाले कर दिया और ईसा मसीह के जन्म की झांकी को नष्ट कर दिया। ओडिशा के पुरी में भी सांता क्लॉज की टोपी बेच रहे गरीबों को धमकाया गया और कहा गया कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ईसाइयों का त्यौहार नहीं चलेगा। केरल के पलक्कड़ में भी माहौल तनावपूर्ण रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक आरएसएस कार्यकर्ता ने कथित तौर पर नशे की हालत में बच्चों के कैरोल समूह पर हमला किया और उनके वाद्ययंत्र तोड़ दिए। मणिपुर के विस्थापितों के लिए ये क्रिसमस केवल एक दर्दनाक याद बनकर रह गया। द वायर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में रह रहे विस्थापित कुकीजो समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार की शांति की बातें खोखली हैं और उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदलने और खनन की अनुमति को लेकर एक बड़ा सियासी और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के दावों में विरोधाभास सामने आया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में राजेश असनानी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि केंद्र सरकार संरक्षण के झूठे दावे कर रही है, जबकि असलियत में अरावली को खनन माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। विवाद की मुख्य वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की उस परिभाषा को स्वीकार करना है जिसे वो 15 साल पहले खारिज कर चुका था। नई परिभाषा के मुताबिक केवल जमीन से 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस फैसले से अरावली का एक बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की लीगल रिपोर्ट बताती है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी 100 मीटर वाली परिभाषा को ये कहकर खारिज कर दिया था कि इससे पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब 15 साल बाद कोर्ट ने सरकार के इसी फॉर्मूले पर मुहर लगा दी है। आंकड़ों में भी भारी हेरफेर नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया था कि नई परिभाषा के बाद बहुत कम क्षेत्र खनन के योग्य होगा। लेकिन केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट और राजस्थान सरकार के विजन डॉक्यूमेंट बताते हैं कि खनन क्षेत्र को बढ़ाकर 4000 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। कांग्रेस ने इसके विरोध में अरावली बचाओ जीवन बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ओडिशा के संबलपुर में भीड़ द्वारा पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की पीट पीटकर हत्या करने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पहचान मुर्शिदाबाद निवासी जुवेल शेख के रूप में हुई है। ये घटना बुधवार देर शाम की है, जब जुवेल काम से लौट रहे थे। पुलिस का कहना है कि विवाद बीड़ी मांगने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन मृतक के परिवार और सहकर्मियों का आरोप कुछ और ही है। जुवेल की मां नगीना बीबी का कहना है कि उनके बेटे को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो बंगाली बोलता था और हमलावरों ने उसे बांग्लादेशी समझ लिया था। आरोप है कि हमलावरों ने मारने से पहले उससे आधार कार्ड मांगा था और फिर बांग्लादेशी बताकर उस पर टूट पड़े।
पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह आपसी विवाद था, न कि कोई हेट क्राइम। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा शासित राज्य में राज्य प्रायोजित गुंडागर्दी करार दिया है। ये घटना सवाल उठाती है कि क्या अब भाषा और पहचान के आधार पर किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी नफरत की आग सुलग रही है। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट और लूटपाट की। देहरादून से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट बताती है कि भीड़ ने विक्रेता बिलाल अहमद गनी को धमकाते हुए तुरंत राज्य छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाया। बिलाल पिछले 1 दशक से वहां शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संघ के संयोजक नासिर खुहामी ने बताया कि हमलावरों का नेतृत्व स्थानीय बजरंग दल नेता अंकुर सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिलाल का सामान लूट लिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना ने पहाड़ी राज्यों में मौसमी व्यापार करने वाले कश्मीरी समुदाय के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। नासिर खुहामी का कहना है कि कश्मीरी भारत में बाहरी नहीं है बल्कि समान नागरिक हैं और उन्हें इस तरह निशाना बनाना देश की एकता को कमजोर करता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में एक परीक्षा के सवाल ने अकादमिक जगत में भूचाल ला दिया है। बीए ऑनर्स सोशल वर्क की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों पर चर्चा करें। इस सवाल पर विवाद इतना बढ़ा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले प्रोफेसर को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। हरकारा डीप डाइव में प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जब प्रश्न सिलेबस के भीतर था और किसी छात्र ने शिकायत नहीं की थी तो प्रोफेसर पर कार्रवाई क्यों की गई। ये घटना बताती है कि विश्वविद्यालयों में अब सवाल पूछना और समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना जोखिम भरा हो गया है। प्रोफेसर अपूर्वानंद का मानना है कि यह केवल जामिया की बात नहीं है बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों में शोध और पढ़ाई का दायरा संकुचित किया जा रहा है। गोपनीयता तोड़ी जा रही है और शिक्षक छात्र के बीच का भरोसा खत्म किया जा रहा है। ये शिक्षा को प्रचार तंत्र में बदलने की एक खतरनाक कोशिश है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब कैंपस के अंदर एक स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना बुधवार रात को हुई। मृतक की पहचान राव दानिश अली के रूप में हुई है, जो एएमयू के स्कूल में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक थे। हैरानी की बात यह है कि यह हत्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस भाषण के कुछ ही घंटों बाद हुई जिसमें उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी। योगी ने विधानसभा में कहा था कि यूपी में सुरक्षा का माहौल है, इसलिए निवेश आ रहा है। लेकिन एएमयू कैंपस में हुई इस वारदात ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दानिश अपने साथियों के साथ टहल रहे थे, तभी स्कूटर सवार हमलावरों ने उन्हें रोका और सिर में गोली मार दी। गोली चलाने से पहले हमलावर ने कहा कि दानिश, अब तुम मुझे जान जाओगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन छात्रों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। सुरक्षा बलों को ओडिशा में माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। कंधमाल जिले में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस और केंद्रीय बलों ने शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया। आशीष मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक 69 वर्षीय उइके सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य था और ओडिशा में संगठन का प्रमुख था। उइके पूर्वी और मध्य भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता था और उस पर कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वो मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला था और भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से एक था। पुलिस का मानना है कि उइके की मौत से क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। मारे गए अन्य 3 माओवादियों की पहचान अभी की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पुष्टि की है कि उनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। ये ऑपरेशन राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुचित्रा कल्याण मोहंती की रिपोर्ट बताती है कि 2 वकीलों अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि निचली अदालत ने सेंगर को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई थी, जो अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति को नजरअंदाज करते हुए राहत दी है, जो गलत है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे अपराधी को रिहा करने से न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा कम होगा। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करे और सेंगर की जमानत रद्द करे। उनका मानना है कि दोषी को बिना किसी ठोस न्यायिक कारण के जीवन भर जेल से बाहर नहीं आने देना चाहिए। केंद्र सरकार ने खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को और मजबूत करते हुए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर से जोड़ दिया है।
द हिंदू में विजयता सिंह की रिपोर्ट के अनुसार अब पुलिस और जांच एजेंसियां एक क्लिक पर देश के 119 करोड़ लोगों के डेटा तक पहुंच सकेंगी। नेटग्रिड एक ऐसा सुरक्षित मंच है जो सरकारी और निजी डेटाबेस से जानकारी निकालता है। अब तक इसकी पहुंच केवल केंद्रीय एजेंसियों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों के लिए भी खोल दिया गया है। पुलिस इसका उपयोग संदिग्धों के परिवार का ब्यौरा जानने और चेहरा पहचानने के लिए कर सकती है। एजेंसियां ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया जैसे स्रोतों से डेटा का विश्लेषण कर सकेंगी। हालांकि गोपनीयता को लेकर उठ रहे सवालों पर अधिकारियों का कहना है कि हर सर्च का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसके लिए कारण बताना अनिवार्य होगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह कदम मास सर्विलांस की दिशा में एक और बड़ा कदम है। अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब लॉटरी सिस्टम को खत्म कर एक वेटेड यानी भारित चयन प्रणाली लागू की जाएगी। यह नई व्यवस्था फरवरी से शुरू होगी। इस नए नियम के तहत उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें अधिक वेतन मिलता है और जो अधिक कुशल हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ किस्मत के भरोसे वीजा नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी योग्यता और सैलरी पैकेज मायने रखेगा। इसके अलावा एक अमेरिकी अदालत ने वीजा फीस बढ़ाने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन नीतियों का बचाव करते हुए कहा है कि अमेरिका अपने श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगा और कंपनियों को सस्ते विदेशी मजदूरों की तलाश करने से रोकेगा। यह फैसला भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की कैश ट्रांसफर योजनाएं बाल विवाह रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। जॉयदीप सरकार की रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने लड़कियों के लिए नकद हस्तांतरण का विस्तार तो किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 21 के बीच राज्य में 41% महिलाओं का विवाह नाबालिग उम्र में ही हो गया था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी मदद का पैसा अक्सर लड़की की शिक्षा पर खर्च होने के बजाय दहेज के लिए जमा किया जाता है। कई परिवारों के लिए अब लक्ष्य बाल विवाह नहीं बल्कि जल्द से जल्द कानूनी विवाह हो गया है। 18 से 20 वर्ष की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं की संख्या बंगाल में सबसे अधिक है। ये रिपोर्ट बताती है कि केवल पैसा देने से सामाजिक कुरीतियां खत्म नहीं होती, बल्कि इसके लिए गहरी सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देश बांग्लादेश से धार्मिक तनाव की खबरें आ रही हैं। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय संगठन के दबाव में मस्जिदों को बंद कराया जा रहा है। ईटानगर और आसपास के इलाकों में 2 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। संगठन के लोग मस्जिद अधिकारियों से कागज मांग रहे हैं और उन्हें बांग्लादेशी कहकर धमका रहे हैं। स्थानीय लोगों में ये डर फैलाया जा रहा है कि बाहर से आए लोग उनकी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं हैं। वहां भीड़ द्वारा लिंचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। द डेली स्टार के मुताबिक राजबाड़ी जिले में भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी। इससे पहले भी ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। उन्होंने वापसी पर कहा कि बांग्लादेश सभी धर्मों के लोगों का देश है और वे न्याय सुनिश्चित करेंगे। आखिर में बात करते हैं भारतीय मीडिया की, जिसे आज गोदी मीडिया कहा जाता है। द कैरेवन मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में एक कड़वा सच उजागर किया है। वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल और सुशांत सिंह का कहना है कि मीडिया का ये पतन मोदी सरकार के आने से अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। मोदी सरकार ने बस इस पहले से सड़े हुए सिस्टम को पहचाना और उसे अपने फायदे के लिए एक हथियार बना लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया मालिकों के अन्य धंधे होने के कारण वे हमेशा से सत्ता से समझौता करते रहे हैं। पहले यह नियंत्रण अधूरा था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। चर्चा में हिरेन जोशी नाम के एक अधिकारी का भी जिक्र आया, जो कथित तौर पर पीएमओ में बैठकर मीडिया का नैरेटिव तय करते हैं। लेकिन मुख्यधारा का मीडिया उनके बारे में खामोश है। निष्कर्ष ये है कि जब तक मीडिया के मालिकाना हक और फंडिंग के ढांचे को नहीं सुधारा जाएगा, तब तक सिर्फ एंकर्स बदलने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि मीडिया सरकार के साथ साथ अपनी भी जवाबदेही तय करे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हरकारा का अगला अंक लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। आप हमारे पॉडकास्ट को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हरकारा यानी शोर कम और रोशनी ज़्यादा। सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।